किसी ने लिखा कि 10-11 ने 19-20 के फर्क को मिटा दिया। मगर सेकंड फेज की जब पोलिंग हुई, ठीक उससे एक दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ, वहां से सीधे एग्जिट पोल्स के नंबर्स ही बदल गया बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि इस बार हो सकता है पूरे सीमांचल क्षेत्र से जिन सीटों पर एमआईएम लड़ रही है, मेरा अंदाजा तो यही कहता है कि 6 से 9 के दरमियान का नंबर रहेगा। और उसमें बड़ा फैक्टर वही रहेंगे जो लोग बाहर से प्लान करके गए हैं, वो लोग आए वोट देने के लिए। एक रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली गई पोलिंग के मामले में। हाँ, मेरा भी यही आंकड़ा कहता है कि आप 9 तक पहुंचे हैं, लेकिन मैं 8 तक कहूँगा। 8 तक? हाँ। और मिनिमम नंबर कितना दे रहे हैं? सीमांचल को लेके या पूरा अलग अलग? सीमांचल का सिर्फ मतलब मैंने सिर्फ सीमांचल पे फोकस किया है, इसके अलावा मुझे कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। सीमांचल का ही आप बताइए। हाँ, तो सीमांचल का वही है कि मिनिमम नंबर कितना हो सकता है? 10 से 12 की जनता भी बात करती है, आम जनता। लेकिन मैं मानता हूँ कि 8 तक भी आ जाएगी। बाकी तो ये है कि राजनीति है, इसमें कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। कितनी सीटें आ सकती है, कभी कभी बड़े बड़े एग्जिट पोल्स रखे रह जाते हैं, रिजल्ट कुछ और आता है, ये सब चीजें। एग्जिट पोल ने तो खैर अपना वर्डिक्ट सुना दिया है कि एनडीए काम कर रही है। अब उसमें एक मीडिया पर मैंने देखा कि किसी ने लिखा कि 10-11 ने 19-20 के फर्क को मिटा दिया, क्योंकि आप समझ रहे हैं इशारा किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि पहले फेज के चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल आए, वहां पर क्लोज फाइट बताई जा रही थी महागठबंधन और एनडीए के दरमियान। मगर सेकंड फेज की जब पोलिंग हुई, ठीक उससे एक दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ, हालांकि आसाम में एक प्रिंसिपल भी थे, मंजरुल इस्लाम, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया इस वजह से, क्योंकि वो जो ब्लास्ट हुआ था उसको उन्होंने पॉलिटिकल मूव बताया। कई लोग अपने अपने नजरिए पेश कर रहे हैं, अब पता नहीं क्या हो सकता है। मगर सेकंड फेज की इलेक्शन के सेकंड फेज के जो जैसा चुनाव हुआ है, वहां से सीधे एग्जिट पोल्स के नंबर्स ही बदल गए बिल्कुल। खैर, अब इसमें कई सारी चीजें हैं, अलग अलग फैक्टर्स थे। एमआईएम ने जो गठबंधन की तरफ हाथ बढ़ाया, उस वक्त तक आप जब जनता के बीच में रहे, जो विजुअल्स आपकी तरफ से आते थे, लोग बड़ी जोर शोर से मांग कर रहे थे कि महागठबंधन में शामिल किया जाए। उसके बाद जब शामिल नहीं किया गया तो एंटी इनकम्बेंसी महागठबंधन के खिलाफ ज्यादा नजर आई। ग्राउंड पे जब हम शुरू में गए तो उसमें क्या था कि लोग कहते थे कि एमआईएम को वोट देंगे, बाकी हम इंतजार कर रहे हैं कि गठबंधन। आप समझ कीजिए कि ये जो 4 महीने का सफर रहा, आप मुख्तसर बता दीजिए कि पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, ये 4 महीने 4 अलग अलग ख्याल कैसे आए? क्या था वो? लोगों का मिजाज कैसे? पहले मिजाज ये था कि हमको गठबंधन को वोट देके, उनको पता था कि एमआईएम गठबंधन में शामिल होगी, और कई लोगों ने जिद की। बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं समाज के, दानिश्वराना कौम जिनको कहते हैं, वो सब लोगों का मानना यही था कि भाई आप गठबंधन की बात करें, बात चलाइए। अगर ऐसा होता तो अच्छा रहेगा कि कम से कम वोट नहीं कटेगा और नुकसान नहीं होगा, तो गठबंधन की सरकार बनेगी। तो ऐसा हुआ कि पहले लेटर लिखा, उन्होंने कहा कि हमको नहीं मिला है। अब एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी है कि उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं चला तो इस बार ढोल नगाड़े लेके हम चलते हैं। पहुंचे वहां, राबड़ी देवी के आवास पे पहुंचे, ढोल बजाया, कोई अंदर से नहीं आया। फिर ये मौका जो उनके हाथ से, जो आरजेडी या गठबंधन की तरफ से निकला, उनके पास बहुत अच्छा अवसर था। 6 सीटें ये लोग मांग रहे थे, तो 5 भी देते तो हो सकता है कि जान उनकी बच सकती थी, या वो लोग कुछ भी सहमति बन सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद जो जनता में एकदम बदलाव आया कि भाई वो तो हम लोगों को, मतलब 17% 18% हम लोग यहाँ है और 14% वो खुद है, वो सरकार बनाएंगे। फिर इज्जत वाली बात आ गई, नाक जिसको कहते हैं, नाक की बात आ गई। तो यहाँ से जो बदलाव हुआ कि भाई अब तो लेटर भी लिख लिया, ढोल नगाड़े लेके वो लोग पहुंच भी गए, अब भी वो हमको साथ नहीं ले रहे, तो वजह क्या है? एक वजह भी उन लोगों ने खुद ने निकाल ली, अवाम ने, कि भाई वो हमको इसलिए नहीं लेते कि अगर हमको साथ लेते हैं तो डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा, या हमको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, या फिर अगर साथ में ले भी लेते हैं तो जो एक बड़ा तबका है नॉन मुस्लिम वोट बैंक के खो जाने का डर भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उनकी जो बातें थी गठबंधन की, जो गुरूर समझिए या कुछ भी आप समझिए, उनका कई नेताओं का मैं नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि कई लोगों का कहना ये भी था कि हम इसलिए नहीं लेते खुले शब्दों में कि हमारा जो वोट है वो हमें नहीं मिलेगा।
कट्टरपंथी जो सोच है, चरमपंथी तक कह दिया गया ओवैसी को, और वो सब बातें जो सामने आई हैं, तो यही डर था एक सबसे बड़ा। दूसरा, जब ये गठबंधन का मामला हुआ, उन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं, कोई गठबंधन नहीं होगा, तो यहाँ के लोगों, सीमांचल के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि 2% वाला जो मल्ला है, आपने देखा होगा कि वो बीजेपी के साथ भी रह चुके हैं, और फिर इनको कहते हैं वो बीजेपी की बी टीम है। तो यहाँ की जनता इसका जवाब दे रही थी। वो बोली कि वो बीजेपी के साथ में लग के आते हैं, और आपके सामने आके जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आप क्लियर नहीं करते कि हाँ डिप्टी सीएम आप ही होंगे, तो आप उनकी बात मान लेते हैं। यहाँ 18% है, सिर्फ दरी बिछाएगा, सिर्फ ये करेगा। बड़े अजीब अजीब कमेंट्स यहाँ के लोग करते थे। उसके बाद एक बड़ा जुमला ओवैसी की तरफ से भी आया कि अब तो डिप्टी सीएम से काम नहीं चलेगा, अब चीफ मिनिस्टर हाँ, से ही। ओवैसी साहब, जनसभाएं शुरू हुई। जनसभाओं में जैसे ओवैसी साहब जिक्र करते कि हम लोग गठबंधन के लिए गए, वोट का बिखराव ना हो, क्योंकि 10 सीटें अगर लड़ रहे हैं तो 1-2 सीटों में जाहिर सी बात है कि नुकसान होता है। लेकिन इन सबको रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर वो कहीं नाकाम हो जाते हैं तो गठबंधन की सबसे बड़ी नाकामी इसमें है। तो ये जो चीजें जो ओवैसी साहब मंच से बोल रहे हैं, वो जनता के दिल में आ रही है, जनता हमसे वो कर रही है। कहीं कहीं हमको लड़ने के लिए तैयार होते थे लोग। हम कहते थे भाई बीजेपी को नहीं रोकना है, बोले क्यों, बीजेपी का ठेका हम पे ही है। हम कहते थे भाई देख लो, लोग कहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो उससे यहाँ का माहौल भी अच्छा रहेगा, और जिस तरह से माहौल जो बनाया जा रहा है वो सब चीजें। बोले अच्छा आपने रोक ली बीजेपी, आप कितने सुकून से हैं, आप कितना वो है। अजीब तरह की मिसाल देते थे। वहाँ आके हमको चुप होना पड़ता था कि 2022 के चुनाव में यूपी के मुसलमानों ने और दूसरे जो लोग बीजेपी को रोकना चाहते थे, मैं मुसलमान की बात करूंगा क्योंकि मुसलमान को ही आगे किया जाता है बीजेपी को रोकने के लिए, तो रिकॉर्ड तोड़ वोट हुआ, उसके बाद भी बीजेपी को नहीं रोक पाए। वजह इसके पीछे की क्या है कि बीजेपी को रोकने के लिए यादव समाज, जो नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के जो करीबी होते हैं, वो खुद उनके साथ नहीं है। वही हाल यहाँ बिहार में है। तेज प्रताप के बड़े भाई, तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव, उनको अलग कर दिया गया। वो कुछ भी कारण रहा हो, अलग पार्टी बना ली, चुनाव लड़ रहे हैं। मदन शाह का वीडियो तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। हाँ, दूसरा आप उनको देखेंगे, उनको अलग कर दिया। जनस्वराज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। अब आप यही पूछेंगे उसको क्या फैक्टर है। तो एक दिलचस्प बात यह है कि चुनाव लड़ रही है और हम ग्राउंड पर रहते थे, कोई नाम नहीं लेता था। सच में बता रहा हूँ मैं आपसे, मेरा कोई किसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई नाम ही नहीं लेता था। हम कहते थे भाई जनस्वराज, तो बोले यहाँ उसका जिक्र मत कीजिए, यहाँ बात करनी है तो सिर्फ गठबंधन, एनडीए गठबंधन या एमआईएम की बात कीजिए। हमने कहा भाई क्यों, आज़ाद है देश, हम किसी को लेकर भी सवाल करेंगे, वो भी राजनीतिक पार्टी है। तो बोले ये सिर्फ वोट काटने आई है। हमने कहा क्यों भाई, जब यहाँ एमआईएम लड़ सकती है, गठबंधन की कई पार्टियां हैं वो सब मिलकर एक साथ लड़ रही है, बीजेपी के लड़ सकते हैं, इंडिपेंडेंट लोग लड़ सकते हैं, तो फिर वो बोले कि सरकार की बात तो वो कर रहे हैं, सीएम का फेस उनके पास नहीं है। दूसरा, वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर कैसे सरकार बनाएंगे। और एक चीज़ और जो उन्होंने कहा कि खासकर जो फोकस है वो मुस्लिम सीटों पे है ताकि वोटों का बिखराव हो। यहाँ तक के लोग कहते थे कि एमआईएम को हराने के लिए, एमआईएम को वोट काटने के लिए इसको उतारा गया बीजेपी की प्रॉक्सी भी बताया, ऐसी बातें कही गई हैं। लेकिन मैं नहीं कहता, लेकिन एक चीज़ मुझे जो लगा कि सीएम फेस उनके पास नहीं, दूसरा वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, तो इससे भी बड़ा असर जनता के बीच पहुंचा। जो वोट उनको मिलने वाला था कुछ, वो भी नहीं मिलेगा उसके। इसके अलावा जो उनकी बयानबाजियां रही, अगर वो, मुझे लगता है कि अगर वो एमआईएम की खिलाफ वर्जी करने के बजाय अगर एनडीए या महागठबंधन पे ज्यादा ध्यान देते तो शायद उसका फायदा उन्हें होता। मगर वो कोचा दमन में आए, फिर उन्होंने एक बयान दे दिया कि हैदराबाद संभालो, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो। ऐसे कई सारी चीजें हुई जो मुझे लगता है कि अब वो नासमझ आदमी तो है नहीं, जिस आदमी ने एक ऐसी तंजीम बनाई थी, जिस तंजीम ने कहा जाता है कि मोदी को मोदी बनाया, प्रधान महाराष्ट्र चुनाव जिताया, ममता बनर्जी के सपोर्ट में रहे, अलग अलग सरकारों के तामीर करने में जिनका अहम किरदार रहा, अब वो अगर राजनीति में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बैकफुट पे रह के खेलना चाह रहे हैं और ये कहते हैं बड़े स्टेजेस से कि मैं लूंगा तो या तो 10-12 में सिमट जाऊंगा, नहीं तो गड़सों के नीचे बात नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा खेल है। इस बार के चुनाव को वो, मुझे तो लगता है कि वो खुद भी कंसीडर नहीं कर रहे थे। ऐसे ही बस एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, मतलब ट्रायल बॉल की तरह उन्होंने इस वाले चुनाव को लिया है मेरी नजर में। जैसे कहते हैं कि कोई स्टार्टअप शुरू किया, चल गया तो पैसा ही नहीं चला तो पहले जैसा। लेकिन एक चीज और, ओवैसी को लेकर उन्होंने कभी कटाक्ष नहीं किया शुरुआती दौर में, ओवैसी की जनसभाओं से पहले, और कभी उन्होंने बीजेपी या जेडीयू की नेगेटिव बातें भी नहीं की। हमेशा वो ये कहते थे कि आपके
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, अच्छे हैं, कोई बात नहीं है, आप हमको वोट भी मत दो, ये बातें कहते थे। इससे क्या मैसेज जनता के बीच पहुंचेगा? गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की और लालू पे हमेशा वो लालू यादव या दूसरे नेताओं पे वार करते थे, एमआईएम का कहीं नाम तक नहीं था। कई बार मैंने देखा रैलियां जो कवर की है उनकी, तो उसमें पतंग छाप जिंदाबाद के नारे लगते थे, यहाँ तक कि उनको भी नहीं टोका। मंच पे ऐसे खड़े हैं और लोग नीचे खड़े हैं, वो कह रहे जय बिहार, लोग कह रहे जय पतंग छाप। सुन रहे हो इस बात को, वो वहां भी नहीं कह पाए कि एमआईएम के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन ओवैसी साहब की जनसभाएं शुरू हुई, न्याय यात्रा उससे पहले शुरू हुई थी, उसके बाद से जो माहौल बदला, बहुत भीड़ आती थी, उम्मीद से ज़्यादा भीड़ आती थी। ऐसा पार्टी के लोगों ने भी कहा कि हमको नहीं लगता था इतनी भीड़ आएगी। तो मैं देख रहा हूँ जब कोचाधामन के प्रत्याशी के समर्थन में वो पहुंचे, कार से रोड शो वो कर रहे थे, उसके बाद से उन्होंने सोचा, शायद ये समझा उन्होंने कि यहाँ ओवैसी मजबूत है। कोचाधामन सीट उन्होंने जीती थी, तो उनको लगा कि अगर हम यहाँ आके उसकी बात करेंगे जो ज़्यादा मजबूत है, तो हो सकता है कि हमको थोड़ा लाइमलाइट मिल जाए। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है जब उन्होंने कहा कि ओवैसी वहीं सलाह दूंगा कि वो वहाँ रहना चाहिए और वो बस वहीं लड़े, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। ऐसे ही कोचाधामन के मास्टर मुजाहिद भी चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे बयान में, पूरे भाषण में जो मैंने सुना है, जैसे मैं ग्राउंड पे घुमा हूँ, उन्होंने भी कभी नीतीश कुमार की कोई बुराई नहीं की। तो यहाँ के लोग क्या कहते थे कि मास्टर मुजाहिद खुद उसमें आया हुआ है और उनका प्लान है कि वो सीट किसी भी तरह से अगर निकाल लेते हैं तो उनकी बातें चल रही हैं। लोग कहते थे कि वो कह रहे हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, नीतीश जी हम ठीक है, हम सीट जीत के अगर लाएंगे तो बेफिक्र रहिएगा। उनकी बात चलती है रात में, दिन में रहते हैं आरजेडी के प्रचार में, अपने लिए प्रचार करते हैं और रात को बात करते हैं, बोले ठीक है हम सीट लेके आएंगे, आप हमारे लिए तैयार रखना जगह। ऐसी ऐसी बात लोग करते हैं। सिर्फ मुजाहिद आलम ने एमआईएम के नेताओं को टारगेट किया, जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने ओवैसी को टारगेट किया। एमआईएम सीमांचल में घुसते ही कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने एमआईएम को टारगेट नहीं किया। तो मुझे जो लगा, बाकी आप क्या सोचते हैं आप बताना, मुझे लगा कि इस गढ़ में एमआईएम वाकई मजबूत है, तभी इसको टारगेट किया गया। क्योंकि महागठबंधन ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी, इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाया गया, पूरी शायरों की फौज बुला रखी है और उधर से इकरा हसन सांसद जो किराना के उनको बुलाया। लेकिन एक चीज है कि इकरा हसन ने जो कहा कि वो हमारे हैं और बड़े ही संजीदगी से उन्होंने कहा, डिप्लोमेटिक जुमला था। हाँ, लेकिन इमरान शायर ने लेकर जिस तरह से जो बातें कही, उसका जो विरोध हुआ है, बहुत विरोध जो हुआ है, फिर वो एतराज कर रहे कि हमको, अगर उनको कोई नेगेटिव कमेंट करता है वो बोलते हैं कि हमको गाली देते हैं। और तेजस्वी यादव ने एमआईएम के नेताओं को लेकर कोई टिप्पणी की थी, उसके बाद से ओवैसी साहब और ये सब लोगों ने जब उनके ऊपर कटाक्ष करना शुरू किया, पॉजिटिव, इतना नेगेटिव नहीं जिसको मतलब गाली गलौज या कहा जा सके। कोचाधामन में फिर वो आए तो उन्होंने कहा कि हम किसी को कुछ कहने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपनी बातें करने आए हैं, वरना हमको फिर गालियां मिलेंगी, हमको फिर उधर से पलटवार मिलेंगे, ये मिलेंगे। तो एक चीज तो है कि जुबान में ओवैसी से कोई जीत नहीं सकता, ओवैसी के कार्यकर्ता उसे जीत नहीं सकता। हम निकलते थे ग्राउंड पे, आरजेडी के लोगों से हम बहुत कोशिश करते थे कि अच्छा बोले, क्योंकि जब आप कंटेंट डालते हैं तो आपको क्या चाहिए, अच्छा बोलने वाला हो, मुद्दे पे बात करने वाला होना चाहिए। तो हमारा सीन क्या होता था, हम निकलते थे तो यही बात हम करते थे। अब वो तो सिमट के रह जाते थे, इसलिए कि हमको गठबंधन की सरकार बनानी है, हमको बीजेपी को रोकना है और हमको इसको विधायक बनाना है। एमआईएम के लोग क्या करते थे, हमको सरकार रोके ना रोके, हम पे ठेका नहीं है, हमको अपनी पार्टी मजबूत करना है, हमको अपनी हिस्सेदारी चाहिए, हमको ये चाहिए। हम किसी नेता के बारे में पूछते थे, वो उसकी पूरी जन्म कुंडली खोल कर रख देते थे, वो ऐसा है, कब बीजेपी के साथ गया, कब जेडीयू को समर्थन किया, कब ये किया, कब वो किया, ये सब चीजें। और इसीलिए पूरा जो इनके अंदर जो बातें चली हुई थी वो ये थी, पूरा माहौल जो इन्होंने बनाया वो कार्यकर्ताओं ने बनाया। कार्यकर्ताओं ने हाँ, बनाया, बिल्कुल। कार्यकर्ता भी क्या, समर्थक ही हैं, इनके वोटर। पास तो ग्राउंड पे कैडर भी नहीं था, मुझे जहाँ तक लगता है। मैं जब आया तो मैंने देखा कि मुझे कई लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए बूथ का होना बहुत जरूरी है, और मैं भी समझता हूँ, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी जो सत्ता में है वो भी बूथ लेवल मेरा बूथ सबसे मजबूत और इस तरह की चीजें सामने रख के काम करती है, बहुत उससे काम अपने उसमें प्लानिंग करती है बहुत अच्छे से। वो कैसी है कैसी नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन मेहनत करते हैं वो लोग उसके हिसाब से। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पता चला कि हमको बूथ की कमेटी नहीं है, जिला अध्यक्ष है, जिला उपाध्यक्ष नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष नहीं है। तो हम लोगों से बात करते थे कि अच्छा चुनाव कैसे जीत, ऑफ कैमरा चुनाव कैसे जीत पाते हैं ये लोग, बोले यहाँ जो दीवानगी है वही उनका सब कुछ है। ये चीज हमने देखी, हमने कहा पर्सनालिटी कल्ट चलता है या ओवैसी को लेके छवि लोगों के दिमाग में है। और एक चीज
अभी जो पहलगाम का मामला हुआ उसको लेकर ओवैसी ने जो बातें कही, पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें कही, वाकई उसके यहाँ कई मिसाल मैंने देखी है। कई हिंदू लोग जो ये कहते थे कि यार हम बड़े कट्टर दुश्मन थे इसके, लेकिन अब हमको वैसे लगता है कि वाकई अगर वतन परस्त जिसको कहते हैं, देशभक्त जिसको कहते हैं, कि वाकई वो देशभक्ति साबित कर दी उसने। अब क्या हो रहा था कि मुस्लिम समाज के लोग उनको बी टीम कह कर गाली देते हैं, उनको न जाने कैसी कैसी बातें कहते हैं। अब दूसरे लोग उनको कह रहे हैं कि नहीं, इससे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। बी टीम पे हालांकि इस बार चर्चा भी नहीं हुआ, क्योंकि वो जो मूव था महागठबंधन के तरफ हाथ बढ़ाने का, इसका वहां पे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया अपना। उन्होंने झाड़ा नहीं झाड़ा है, लेकिन जनता इस बात को समझ गई कि वाकई बीजेपी को रोकना ये गठबंधन के लोग नहीं चाहते हैं। अभी 11 या 13 सीटें ऐसी थी जिसमें फ्रेंडली फाइट हुआ, जिसमें सीपीआईएम ने अपना नेता उतार दिए, कांग्रेस ने उतार दिया और आरजेडी ने उतार दिया। पता चला कि लालू के बेटे पहुंच रहे अपने प्रत्याशी के हक में प्रचार करने के लिए, और मंच पे जैसे पहुंचे तो बोले कि सहनी कोई प्रत्याशी था, बोले आप इसको वोट करना है। एक मुस्लिम कैंडिडेट था, ये भी बड़ा चर्चा में रहा, वहां पहुंचे उसके लिए प्रचार करने, और फिर कह रहे कि आप इसको सहनी को वोट दीजिए, हमारा कैंडिडेट ये नहीं है। अब जिसने प्रचार किया, बहुत सारी चीजें की, बहुत कुछ मेंटेन किया, उसके बाद भी उसका नाम ना आए, और फिर लास्ट में आगे फिर सहनी को बिठा दिया गया। ये सब चीजें जो चली, और ये 11 सीटों का जो एकदम जनता के बीच पहुंचा कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, तो कैसे बीजेपी रोक पाएंगे। और फिर तेज प्रताप यादव बहुत सारी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता ने एक चीज जो मैसेज दिया है, उनका कहना ये है कि हमको बीजेपी आए कौन आए हमको इससे मतलब नहीं है, हमको नेता बनाना अपना, जो विकास को लेके काम को लेके आगे बढ़े। पार्टी भी, यहाँ तक कि कई लोगों ने तो ये भी कहा कि हमको पार्टी मैटर नहीं करती। विरोधी को देखा मैंने अख्तर उलिमान का समर्थन करते हुए कि हम इसलिए पसंद करते हैं कि उसने काम किया, और उसको वो नहीं चलेगा। हर विधानसभा में हम जाते थे तो शौचालय की बड़ी बातें होती थी कि उस विधायक ने शौचालय नहीं बनाया। अख्तर उलिमान को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि इसने 40 से कितने शौचालय बना दिए, अब वो सबके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। पुल का इस्तेमाल हुआ, पुल बना रहे हैं, उसका इस्तेमाल कौन करेगा? हम सब लोग करेंगे। एक रिपोर्टिंग करने हम जा रहे थे, वो हिसाब की जनसभा थी खाड़ी चौक से थोड़ा आगे चल के। तो खाड़ी का जो पुल है वो जो बन रहा है, अभी थोड़ा बाकी है, वहाँ लोग नाव से जाते हैं। उस दिन भीड़ लगी हुई थी, हम 2 घंटे हमने इंतजार किया। पुल नहीं, पुल काम चल रहा है अभी। अख्तर उलिमान में सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी वही है, तो काम चल रहा है, अभी थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। तो वहाँ 2 घंटे हमको हो गए। हम कह रहे कि यार यहाँ के लोग कैसे जाते हैं? वो बोले कि मार्केट जाते हैं तो बाइक उधर खड़ी करते हैं, और चोरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर साथ में लेके जाना है तो वो उस बोट के जरिए से। ये बोट आज तो 2 चल रही है, शायद इसलिए कि वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो उनका कहना ये था कि यहाँ इमरजेंसी होती है ना, तो कभी कभी बोट भी आधे घंटे से पौन घंटे में उधर से इधर आती है। बोट तो जब ही आएगी ना जब उनको लगेगा कि हाँ आदमी हो गए, बिठाना है, लेके चलना है। तो ये कह रहे कि हम तो ऐसे जीते आ रहे हैं, 2-3 घंटे हमको ऐसे खड़े खड़े हो गया। तो हम कह रहे यार क्या जिंदगी है। बोले 30-35 साल से, 25 साल से हम यही चीज़ देख रहे हैं कि चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मंत्री भी बने, सबसे बड़ा जो उनका हार का कारण हो सकता है ये भी हो सकता है। और हमने कहा कि इसके अलावा कोई रास्ता? बोले 20-25 किलोमीटर आपको घूम के आना पड़ेगा। अब वो देखिए कि इमरजेंसी में वो लोग कैसे करते हैं, बस हमको पता है। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुल बन रहा है, उसी को लेके वो लोग खुश हो रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि इस बार भी आइंदा इससे ज़्यादा का काम हो। विकास को तरजीह दी जा रही है। चलिए, तो गुफ्तगू को ज्यादा ना खींचते हुए वापस से हम लोग अपने अपने नंबर्स रिकॉल कर लेते हैं। मेरी नज़र में तो 5 से 9 का बीच का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, और आपकी नज़र में? मेरा भी 5 से 8 का। तो देखते हैं, बाकी 14 तारीख को नताइज आएंगे। बाकी एग्जिट पोल तो यही बता रहा है कि एनडीए जीत चुकी है। एग्जिट पोल तो आपने देखा होगा, अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ था और बढ़त कांग्रेस की सरकार बन रही थी। पिछली दफा लोकसभा चुनाव में तो उसका हो गया था खुलासा, जब बढ़त दी जा रही थी, मगर जब आंकड़े सामने आए तो पूरा एनडीए हिल गया, एकदम उल्टा, उसके उल्टा हुआ। मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें जिसमें लगता है कि इन सब चीजों को थोड़ा साइड में कर दिया जाए। अभी हमारे भी जो आंकड़े हम दे रहे हैं इनको भी साइड कर दिया जाए। आपस में हम ऐसी बात कर रहे हैं, इनको भी भले ही आप साइड कर दिया जाए। बाकी इंतजार कीजिए, 14 तारीख का क्लियर हो जाएगा। हम कौन सा कोई ऋषि नहीं है जो हम ग्राउंड पे घूमे आती होगी, ग्राउंड पे घूमे, उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें कि आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है। बाकी अबू दरदा अकरम साहब का बेहद शुक्रिया और बड़ी मुबारकबाद के हामिल है। ये 4 महीने का सफ़र इन्होंने
अपने आप को बाहिफाजत रखते हुए पूरा कर लिया है, कहीं पिटे नहीं है, कहीं इनकी गाड़ी खराब नहीं हुई है। हालांकि बीच बीच में कुछ नुकसान होता रहा, उसकी भरपाई मगर तजुर्बे ने कर दी। लगता था, कभी कभी लगता था, जैसे रिपोर्टिंग करके हम निकलते थे ग्राउंड पे, क्योंकि जनसभाएं तो अभी शुरू हुई थी यार पार्टी की, उससे पहले हम ग्राउंड पे जैसे घूमते थे, कई लोगों ने लेबल लगा दिया था हम एमआईएम के लोग हैं। कई लोग पता नहीं क्या क्या कहते, एमआईएम वाले कहते थे आप तो एजेंट हैं, हमको पता आपको किसने भेजा है। ऐसे ऐसे लोगों के एजेंट हमको बता दिया जिनको हम जानते नहीं है, आमने सामने मुलाकात नहीं हुई है, फोन पे बात नहीं हुई है, किसी को हम जानते नहीं है, ऐसे लोगों के एजेंट हमको बता दिए गए। एक बार की बात शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा कि हमको रात को डर लगने लगा था, क्योंकि 4 बजे के बाद लोग मिलते थे और उस समय अच्छे से बात लोग करते थे। रात को जैसे हम चलते थे तो हमें ऐसा लगता था अगर एक गाड़ी हमारे पीछे 1-2 जगह टेक ओवर कर रही है तो हमको लगता था जरूर कुछ होने वाला है हमारे साथ। ऐसा लगता था कि मान लीजिए हमारे साथ कुछ भी हो सकता है रास्ते में। रिपोर्टिंग का हमारा जो अंदाज था, क्योंकि हम जो मिलता था हम वही चलाते थे, कैंची हमारी वो नहीं चलती थी जो आज के दौर में चलती है मसाले वाली, कि जो हमारे लिए सही रहेगा वो हम चलाएंगे। हमारा क्या होता था कि जो जैसा आ रहा है वैसा हम दिखाते थे। कई लोग हमें मिलते थे, वो कहते थे कि आप हमारी वीडियो चलाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं चलाएंगे भाई, हम धक्के खाने आए हैं तो क्या करने आए हैं, वीडियो डालेंगे तभी ना। बोले कि यहाँ लोग करते हैं, जो उनके मुवाफिक होता है उसको रख लेते हैं, बाकी वो सब काट देते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ऐसा लगता था कि रास्ते में कुछ भी अनहोनी हो सकती है, बड़ा डर लगने लगा था। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सही बात है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। 14 तारीख को ये लगता है मुलाकात होगी। इसके दरमियान अगर कुछ बड़ी खबर आती है तो आप तक पहुंचाने के लिए फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो को शेयर कर देना ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है वो किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है हमारे हिसाब से। तो अब आपको जो लगता है वो लगे, आपके जहन पे किसका काम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।